हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लॉ के प्रोस्पेक्टिव में आम जनता को जिनमें कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को। तो आज के इस सेशन में हम जो है शुरुआत करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जिनके रिस्पेक्ट में आपकी सारी कंफ्यूजनें दूर होने वाली है। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एओआर कौन होते हैं। उसके बाद हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर्स की डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लॉ करना चाहते हैं या फिर लॉ कर रहे हैं या फिर लॉ कर चुके हैं। मोस्टली लोगों को इंडिया में ये कंफ्यूजन रहता है कि जो लॉयर होता है वही वो समझते हैं कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है कोर्ट में जाकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉयर और बैरिस्टर जो लोग होते हैं वो जो है आपका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या राज है, आज के सेशन में ये डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले, अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर नहीं कनेक्ट हुए हैं और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक, कनेक्ट होने के बाद जो भी बच्चे वेरियस स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं या फिर उनको किसी भी रिस्पेक्ट में तैयारी से कोई भी समस्या आ रही है, तो इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये मुझसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद जो भी उनके डाउट्स हैं यहाँ पे मुझसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैं डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराता हूँ और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जो है करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराता हूं। तो सारे के सारे लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और सारी चीजों की जानकारी वहां पे ले सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एक लॉयर वर्ड जो है वो किन के लिए यूज होता है, या फिर सॉलिसिटर एंड बैरिस्टर किसे बोलते हैं, या फिर अटॉर्नी किसे बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं लॉयर्स की या फिर सॉलिसिटर, बैरिस्टर और अटॉर्नी की, तो हमें देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति लॉ की ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो 3 ईयर की एलएलबी कर रहा हो या फिर वो 5 ईयर कोर्स की बीए एलएलबी कर रहा हो, इन सबको हम बोलते हैं लॉयर्स। ठीक, अगर इंडिया में कोई भी व्यक्ति 3 साल की एलएलबी कर रहा है या फिर बीए एलएलबी कर रहा है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है क्या, लॉयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही बात होती है हमारे सॉलिसिटर्स की और बैरिस्टर की। तो ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर जाकर अपनी बीए एलएलबी करते हैं और लॉ के स्टूडेंट बनते हैं, उनको नाम दिया जाता है सॉलिसिटर और बैरिस्टर। सॉलिसिटर वो व्यक्ति होता है, बैरिस्टर वो व्यक्ति होता है जो हमारे यूके मतलब ब्रिटेन में जाकर क्या करता है, ब्रिटेन में जाकर अपनी लॉ की डिग्री को प्राप्त करता है। तो ब्रिटेन से कोई भी इंडियन अगर लॉ की डिग्री लेकर आ रहा है, वहां पे जाके वो लॉ की जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उनको बोलते हैं सॉलिसिटर और बैरिस्टर। देखिए यहाँ पे अब एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड और आ जाता है अटॉर्नी। अटॉर्नी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे यूएस से मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लॉ की डिग्री कर रहे हैं, उनको बोला जाता है अटॉर्नी। तो ये तीनों ही लोग, चाहे हम लॉयर की बात करें या फिर सॉलिसिटर की बात करें, बैरिस्टर की बात करें या फिर हम अटॉर्नी की बात करें, ये लोग आपके कौन हैं, ये लोग आपके लॉ के स्टूडेंट हैं। अभी तक ये एडवोकेट नहीं बने हैं, ये जो है लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनके रिस्पेक्ट में बात जो वर्ड्स यूज होते हैं, इंडिया में हम उनको लॉयर बोलते हैं, बैरिस्टर और सॉलिसिटर हम उनको ब्रिटेन में या फिर यूके में बोलते हैं, और उसके बाद अटॉर्नी उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो यूएस में अपने लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी ये स्टूडेंट है वो आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनके पास आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी लॉ ग्रेजुएट, चाहे उसने 3 साल का लॉ किया हो या फिर 5 साल का लॉ किया हो, 3 साल मतलब उन्होंने एलएलबी की हो, 5 साल मतलब चाहे उन्होंने बीए एलएलबी की हो, जब तक वो अपना स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। स्टेट बार काउंसिल मतलब हर एक स्टेट्स की एक बार काउंसिल होती है जिसमें आपको जहां के आप रेजिडेंस है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसके बाद आप उस स्टेट में जहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, चाहे वो आपका पेरेंटल स्टेट हो या फिर अदर स्टेट हो, वहां पे आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो पूरे राज्य में। उसके बाद होता है हमारा एआईबीई का एग्जाम, और एआईबीई मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कंडक्ट कराया जाता है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें जो भी व्यक्ति एज अ एडवोकेट
मतलब स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर हो चुका है, उसका जो है एग्जाम लिया जाता है और उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, सीओपी देती है। क्या देती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है कि वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी कोर्ट्स हैं हर एक स्टेट में वहां पे एलिजिबल होता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, तो लॉयर, सॉलिसिटर, बैरिस्टर और अटॉर्नी, ये लोग आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी जो है सिर्फ ये और ये स्टूडेंट्स हैं और इनके पास प्रैक्टिस का अभी तक लाइसेंस नहीं आया है। मूविंग अहेड, अब बात होती है एडवोकेट्स की। देखिए मैंने आपको अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, जिसमें कोई भी बीए एलएलबी या फिर एलएलबी करा हुआ व्यक्ति वो क्या करेगा, सबसे पहले जाकर अपने स्टेट में क्या कराएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो जो है वेरियस स्टेट्स काउंसिल्स की अलग है। इसके बाद क्या होता है, ये जो है अपने आप को जो भी लॉ मतलब BA LLB क्या BA LLB या फिर LLB किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो अपने को क्या करते हैं, स्टेट बार काउंसिल में क्या करते हैं, स्टेट बार में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। स्टेट बार में जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वैसे ही वो उस पूरे स्टेट्स के सारे कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको अधिवक्ता का लाइसेंस मिल जाता है या फिर एडवोकेसी का लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो भी स्टेट में एनरोल्ड एडवोकेट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो है क्या किया जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक जो है क्या कराती है, पेपर कराती है, जिसको हम AIBE बोलते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बोलते हैं। और आपको पता होगा कि 5 फरवरी को AIB का एग्जाम भी है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल में पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, वो स्टेट में एलिजिबल हो चुके हैं लोगों के केस लड़ने के लिए, उनको क्या करना होता है, उनको AIB का एग्जाम देना होता है। AIB का एग्जाम जो भी व्यक्ति क्लियर कर लेता है, उसको जो है ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है और वो जो है किसी भी कोर्ट में जाकर किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा AIB का कॉन्सेप्ट। और AIB का जो एग्जाम होता है, इसमें कोई भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया नौकरी नहीं प्रोवाइड कर रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। बस क्या प्रोवाइड कर रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे COP प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है, जिसमें आप जो है ऑल ओवर इंडिया सारे कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए जो है एलिजिबल होते हो और केस लड़ सकते हो। तो एडवोकेट को जो बोला जाता है हिंदी में, वो बोला जाता है अधिवक्ता। ठीक, इन्हें अधिवक्ता बोला जाता है। और अधिवक्ता जो है क्या होते हैं, इनके पास एक लाइसेंस होता है, जिससे क्या कहते हैं, ये क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति लॉयर होगा वो आपका कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अभी प्रैक्टिस का जो है लाइसेंस नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति अपने आप को स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल्ड करा लेता है, तो इनके द्वारा मिलने वाला जो लाइसेंस होता है, उसके बाद उसके पास अधिवक्ता का टैग लग जाता है। और इस जो भी बच्चे अपने आप को स्टेट बार काउंसिल्स में जो है क्या करते हैं, ऐड कराते हैं, उनको इस तरीके से ओथ सेरेमनी में ओथ दिलाई जाती है और उनको लाइसेंस ग्रांट किए जाते हैं। मूविंग अहेड, अब आते हैं हम जो है एडवोकेट्स भी जो है 3 कैटेगरी इंडिया में डिवाइड किए गए हैं। वो क्या क्या 3 कैटेगरी हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया एडवोकेट्स की कैटेगरी होती है, जिसमें कोई भी लॉ डिग्री लिया हुआ बच्चा क्या कहता है, स्टेट बार या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, जिसने BA LLB की डिग्री ले रखी होती है। पहले हमें किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके बेसिस पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हम जो है AIBE का एग्जाम देते हैं। क्लियर? तो एडवोकेट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे लॉ ग्रेजुएट किए हुए बच्चे हैं, वो सारा का सारा जब अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कहां पे, स्टेट बार में या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तब वो जो है ऑथराइज हो जाते हैं किसके लिए, अपीयर होने के लिए वेरियस कोर्ट्स में और क्लाइंट्स के केस को लड़ने के लिए। तो उनको हम एडवोकेट बोलते हैं। अब दूसरा नंबर जो आता है वो आता है हमारा सीनियर एडवोकेट्स का। ठीक, सीनियर एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसको डेजिग्नेट किया जाता है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और वेरियस हाई कोर्ट्स के अंदर। अब देखिए, सुप्रीम जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, ये टाइटल उनको प्रोवाइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो है द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी व्यक्ति एक लॉन्ग पीरियड से प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने अपने फील्ड
में महारत हासिल कर ली होती है, ठीक, उनको जो है पूरे लॉ की नॉलेज हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को सीनियर गाउन का टाइटल दे दिया जाता है और उनका जो है क्या होता है, उनकी ड्रेस कोड अलग हो जाती है। आपको देखने को मिलेगा कि एक नॉर्मल एडवोकेट जो होगा वो कोर्ट में अलग होगा, लेकिन जब आप देखोगे कि एक जो सीनियर एडवोकेट होगा उसका जो है अलग तरीके के कपड़े वो लोग पहने होते हैं, उनका गाउन जो है अलग तरीके का होता है। तो इसको बेसिकली क्या होता है, ये लोग कौन होते हैं, ये जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से मोर देन 25 ईयर्स से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले लोग, ठीक है, उनको जो है सीनियर गाउन का टैग दे दिया जाता है और ये भी एडवोकेट की तरह ही पूरी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये एडवोकेट से ऊंचे स्तर के एडवोकेट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनको कोर्ट ने ही रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो है अब सीनियर एडवोकेट हो चुके हैं। इसका मतलब इनका एक सर्टेन टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है और ये अपने लॉ के फील्ड में एक एक्सपर्टीज को हासिल कर चुके हैं। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे दूसरे टाइप के एडवोकेट्स जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स कहलाते हैं। क्लियर? मूविंग हेड, अब आते हैं तीसरे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखो एओआर क्या होते हैं, यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक ऐसी क्या है, एक ऐसी उपाधि है जो कि एक पेपर को क्वालिफाई करने के बाद मिलती है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है हमें सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब ये चलन देखा जाता है कि वेरियस हाई कोर्ट्स भी एओआर के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। इसका क्या मेन कारण है, इसका जो मेन कारण है कि जो भी हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं वो तो पहले पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ही बनते हैं और ये पेपर जो है कंडक्ट किया जाता है हमारा किसके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है मई से लेकर जून के बीच में एक पेपर कंडक्ट कराती है जिसमें एओआर बोला जाता है और एओआर के पेपर में जो भी बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं उनको जो है एओआर मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एक मुख्य विशेषता और खासियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस फाइल किए जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना, उनके सारे वकालतनामे ठीक सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम पे ही फाइल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं हो, इसी वजह से एओआर क्या करते हैं, एओआर को जो है क्या कहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके इनको ये चीज का ग्रांट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप जो है किसी भी केस में कोई भी व्यक्ति आएगा उसका वकालतनामा फाइल करोगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इतने केसेस होते हैं और उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसी वजह से एओआर का वकालतनामा वहां पे लगाया जाता है। बेसिकली इस प्रक्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को पेपर क्वालिफाई करके चयनित कर दिया है जिसमें वो लोग किसी भी केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे जाने से पहले क्या करेंगे, अपनी सेंशन देंगे और वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही उनका वकालतनामा लगाकर कोई भी एडवोकेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकता है। तो यहाँ पे इस फंडे को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और एओआर का कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एओआर की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, आप जो है किसी भी कोर्ट में एटलीस्ट 4 साल एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए और 1 साल का आपको एओआर के अंदर प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली 5 साल का आपको जो है एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है एओआर के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि 1 साल का जो एओआर के अंडर हमें एक्सपीरियंस चाहिए वो एओआर हमारा 10 साल से एओआर के एक्सपीरियंस से ज्यादा का होना चाहिए, तभी जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो एओआर के नाम पे ही सारे केसेस फाइल किए जाते हैं और उनके बाद कोई भी एडवोकेट अपना जो है केस पहले एओआर के पास ले जाएगा, वो अपना वकालतनामा देंगे, उसके साथ में उनका वकालतनामा जो है कोर्ट में जाकर लगाया जाएगा, तभी उनके किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा सुनता है, वरना केसेस को नहीं सुना जा सकता। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एओआर ही प्लीड करेंगे, उनके वकालतनामे और उनके थ्रू ही वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। कोई भी कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर सकता है, कोई भी एडवोकेट, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, चाहे वो एओआर हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वकालतनामा एओआर का जाने के बाद रिप्रेजेंटेशन दूसरे एडवोकेट्स भी कर सकते हैं। तो एओआर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करा के कुछ लोगों को जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट होता है और 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनी, जो कि हमारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर
होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरे टाइप के एडवोकेट्स जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स में सेलेक्ट किए जाते हैं। मूविंग हेड, अब बात होती है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए अब यहाँ पे क्या, अब हम एडवोकेट से आगे निकल चुके हैं और अब बात करने लगे हैं स्टेट लेवल की, इसके बाद यूनियन लेवल की, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं और कितने तरीके के हमारे एडवोकेट होते हैं। तो अब यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है। इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इनको क्या, इनका मेन जो काम होता है, इनका मेन काम होता है कि ये जो है हाई कोर्ट्स में और स्टेट, पूरे स्टेट में क्या करेंगे, लीगल एडवाइस देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को और उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे कोर्ट्स में। ठीक, तो जहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया जाएगा तो उस केस में स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसको किया जाएगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, तो इन इंडिया एडवोकेट जनरल इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। The post is created by the Constitution under Article 165 of Indian Constitution. The governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of High Court as the Advocate General of India, and he is the फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, और ये लीगल एडवाइजर भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं वो जो है हमारे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये जो है स्टेट्स को अपनी हर चीज पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं और जहां पे स्टेट को जरूरत होती है वहां पे अपनी एडवाइस भी देते हैं। क्लियर? और कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट के जज बनने की, कितनी, हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है उसको जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टेट से ऊपर बढ़ने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कहां पे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है? जैसे स्टेट में हमारा कौन, स्टेट में हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही जब कोई भी सेंट्रल का मुद्दा होगा या फिर यूनियन गवर्नमेंट का मुद्दा होगा तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? उनका यूनियन और सेंट्रल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, क्योंकि ये जो है सबसे बड़े एडवोकेट है हमारे, जहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया के सारे कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ये लीगल एडवाइजर हैं हमारे किसके? ऑनरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे जो भी हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होगा वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट में कौन करता है? स्टेट में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि गवर्नर इनको क्या करते हैं? गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है सेंट्रल स्टेट पे, तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक ओहदा रखता है उसको क्या करेगा? उसको जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट कर देंगे। ये जो है हमारे लीगल एडवाइजर कहलाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस जितने भी होते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हमारा फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है। और जो हमारे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं आर वेंकटेम रमनी, और ये इनका जो है फोटो है। जो प्रेजेंट एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं हमारे आर वेंकटेम रमनी, और इनका ये फोटो है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, लीगल एडवाइजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो व्यक्ति जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है। क्लियर? मूविंग हेड, अब आते हैं सॉलिसिटर जनरल पर। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कंट्री उनको बोला जाता है। ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफिसर, ठीक, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है हमारे सॉलिसिटर जनरल को। सॉलिसिटर जनरल का बेसिक काम जो होता है, जो अटॉर्नी जनरल के काम को हल्का करने के लिए, उनके काम को बाइफिकेट करके जो है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वेरियस कोर्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके नीचे की पोस्ट होती है सॉलिसिटर जनरल, और ये जो है सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोले जाते हैं। तो प्रेजेंट में हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, ये उनका
पिक है। ठीक, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI इज सबऑर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दे आर द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, असिस्ट द अटॉर्नी जनरल। ठीक, तो ये जो है अटॉर्नी जनरल के काम को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तुषार मेहता इज अ सीनियर काउंसिल इन इंडिया एंड ही इज करेंटली सर्विंग एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां तक हमने समझा कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं। तो ये जो है तीन एडवोकेट्स हैं, तीन प्रकार के अधिवक्ता हैं। एक जो है स्टेट को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर है और वो लीगल एडवाइजर भी है स्टेट का। दूसरा जो है हमारा कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का वेरियस कोर्ट्स में, और वो कंट्री के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका लीगल एडवाइजर है। और अटॉर्नी जनरल के काम को बाइफरकेट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके काम को बाइफरकेट करते हैं वेरियस कोर्ट्स में। ये जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग हेड, अब आते हैं दो और तरीके के जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं। इन एडवोकेट्स का काम होता है छोटे कोर्ट्स में काम करना। हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे अगर हायरार्की देखोगे तो आपको सबसे पहले सेशंस कोर्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट देखने को मिलती है, उसके बाद जो है हमारे आपको देखने को मिलती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये तो क्रिमिनल केसेस की हायरार्की होती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे सिविल केस की देखना चाहते हो तो कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आपको जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो जो हमारे हाई कोर्ट के नीचे किसी भी स्टेट में क्रिमिनल कोर्ट्स या फिर सिविल कोर्ट्स काम कर रहे हैं, उनमें दो प्रकार के अधिवक्ता हमें देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के एडवोकेट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो हमारा स्टेट के बिहाफ पे नीचे वाले कोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन करता है। आपको पता है कि इंडिया में जो भी क्राइम होता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल, उसको हम अगेंस्ट द स्टेट मानते हैं और स्टेट के नाम पे ही केस को फाइल किया जाता है। तो आपको देखने को मिलता है कि जो भी हमारा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक, ये जो है मनोनीत किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और ये जो है क्या कहते हैं एग्जाम के थ्रू भी इनकी भर्ती की जाती है, जिसमें आप देखोगे कि एपीओ का एग्जाम जो होता है, एपीओ का, पीपी का, एडीपीओ का, इनके थ्रू इनकी भर्ती की जाती है। और इनका डायरेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वेरियस कोर्ट्स में इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे क्रिमिनल केसेस की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंटेशन करेगा स्टेट के बिहाफ पे वेरियस केसेस का। अब दूसरे तरीके के क्या, सिविल केसेस में जब हम आते हैं तो गवर्नमेंट प्लीडर हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट प्लीडर मतलब सिविल सूट में जो भी रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट्स में, ठीक, एक स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है गवर्नमेंट प्लीडर। ये भी जो है हमारे अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो है पेपर के थ्रू भी किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इन्हीं दोनों ज्यादा एडवोकेट्स में होती है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा, जो हमारे क्रिमिनल केसेस को, किसको, क्रिमिनल केसेस में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेगा, और सिविल केसेस में जब कोई भी व्यक्ति स्टेट के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक, इनको जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एग्जाम के थ्रू भी इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके बाद अब बात होती है उन एडवोकेट्स की जो कि पर्सन के बिहाफ पर अपीयर होते हैं। वो सारे अधिवक्ता, वो सारे एडवोकेट्स जो वेरियस पर्सन्स के बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर होते हैं, उसकी वो फीस चार्ज करते हैं, उनको हम एडवोकेट बोलते हैं। वो हो सकता है कि सीनियर हो, वो हो सकता है एओआर हो सकता है वो नॉर्मल एडवोकेट के अधिवक्ता का ही उनके पास लाइसेंस हो और वो आपका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में कर रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे एक एडवोकेट के रिस्पेक्ट में, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि किस व्यक्ति को हम जो है एडवोकेट बोलते हैं, किसको लॉयर बोलते हैं, किसको बैरिस्टर बोला जाता है, किसको अटॉर्नी बोला जाता है, स्टेट में
कौन जो है हमारा सबसे बड़ा हेड होता है, अटॉर्नी जनरल हमारा सेंट्रल का सबसे बड़ा हेड होता है, उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल आते हैं, उसके नीचे क्रिमिनल केस में जो भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा किया जाता है स्टेट का। ऐसे ही जब सिविल केसेस की बात होती है तो गवर्नमेंट प्लीडर जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इनके अगेंस्ट में लड़ रहे हुए जो एडवोकेट्स होते हैं वो प्राइवेट एडवोकेट्स होते हैं, जिनको हम और आप लोग फीस देते हैं और वो हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पे करते हैं। ठीक, तो अगर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको स्टडी IQ जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहां पे मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।